हाँ जी, गुड आफ्टरनून एंड वेलकम टू द लेक्चर नंबर 23 सीए फाउंडेशन फास्ट ट्रैक बैच। आज का जो चैप्टर है जो शुरू करने जा रहे हैं दैट इज प्रोबेबिलिटी। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से एक है प्रोबेबिलिटी। ये चैप्टर आपको तभी आएगा अगर आपने अच्छे से परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन किया हुआ है। और ये इंपॉर्टेंट क्यों है, इसका रीजन है। इसका रीजन ये है कि जितने भी चैप्टर आपने अभी तक करे हैं, चाहे सीक्वेंस एंड सीरीज हो, चाहे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन हो, चाहे और भी चैप्टर जो सिलेबस में आपके हैं, हर एक चैप्टर को आप प्रोबेबिलिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसलिए ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। अब एक बार देख लेते हैं प्रोबेबिलिटी। आपने पहले थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ है कि प्रोबेबिलिटी क्या होता है, इस वर्ड का मतलब क्या है प्रोबेबिलिटी का। प्रोबेबल, प्रोबेबल सुना होगा। पॉसिबिलिटी, संभावना, होने की क्या पॉसिबिलिटी, किसी चीज की होने की पॉसिबिलिटी क्या है, क्या उसके चांसेस हैं कि होगा या नहीं होगा, उसको हम प्रोबेबिलिटी कहते हैं। तो गैस करना जो टेक्निक होती है गैस करने की, हाँ 50% चांस है होएगा, 70% चांस है होएगा, तो उस अकॉर्डिंग उस चीज को प्रोबेबिलिटी कहा जाता है। और जो जो लार्ज लेवल पे आप कभी आपने कहीं विजिट किया हो, कैसीनोज वगैरह में कभी गए हो, तो वहां पे प्रोबेबिलिटी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। वहां पे जो सारे सिस्टम्स होते हैं कैसीनोज वगैरह के, ठीक है, वैसे रिकमेंडेड नहीं है जाना, बट कभी मूवीज वगैरह में आपने देखा हो। मैं वैसे बता रहा हूँ, पता क्या, जो चैप्टर कर रहे हो उसकी एप्लीकेशन जरूर पता होनी चाहिए। अब अप्लाई करना ना करना वो एक डिफरेंट इशू है, बट आपको पता होना चाहिए कहाँ पे लोगों के माइंड्स कहाँ कहाँ तक चल रहे हैं आजकल, कैसे फ्रॉड्स होते हैं, ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए ताकि कभी दिक्कत ना आए। तो प्रोबेबिलिटी को शुरू करते हैं पहले बिल्कुल बेसिक से। प्रोबेबिलिटी है क्या? इसका मतलब है चांस ऑफ हैपनिंग ऑफ समथिंग। किसी चीज के हैपन होने की चांस क्या है, उसको हम क्या कहते हैं, प्रोबेबिलिटी कहते हैं। सिंपल सी बात ये है। पॉसिबिलिटी कह सकते हो, इसका सिनोनियम इट कैन बी पॉसिबिलिटी। पॉसिबिलिटी कह सकते हो, प्रोबेबिलिटी पॉसिबिलिटी एक ही बात है। इसके बाद पहली बात तो ये होगी होता क्या है। सेकंड चीज है इट लाइज फ्रॉम 0 to 1। प्रोबेबिलिटी जो होती है वो 0 से 1 के बीच में होती है हमेशा। अब जीरो का अगर इसको परसेंटेज में करना हो, अब मैंने कहा किसी चीज की प्रोबेबिलिटी 0 है, इसका मतलब 0%। अब मैंने कहा आपको कि प्रोबेबिलिटी आपकी 0.5 है, इसका मतलब हो जाएगा 50%, 0.75 75%, 0.8 80%, और 1 का मतलब 100%। अब आप कह तो देते हो कई बार कि 120% ये होगा काम। 120% कुछ नहीं होता। मैक्सिमम कितना होता है? 100% होता है। और उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होती है? 1। ये भी आपको अब बताऊंगा कि 1 ही क्यों होता है, 1 से ज्यादा कभी क्यों नहीं हो सकती प्रोबेबिलिटी, उसका भी रीजन आपको मिलेगा। ठीक है, चलो ये आपको पता लग गया प्रोबेबिलिटी क्या है। सबसे पहले सिंपल, ये किसी चीज की होने की संभावना है जिसको प्रोबेबिलिटी कहा गया। न्यूमेरिकली 0 से 1 के बीच में होती है। परसेंटेज वाइज 0% से लेकर 100% तक होती है। मतलब एक न्यूमेरिकल वैल्यू को परसेंटेज में कन्वर्ट किया जा सकता है। अब मान लो आपका आंसर आ गया 0.45, इसका मतलब क्या हुआ? 45% चांस। परसेंटेज में कन्वर्ट करना तो आता सभी को, बस वो हो जाएगा। अब कुछ टर्म्स हैं, सम मैथमेटिकल टर्म्स जो आपको समझनी पड़ेंगी, आगे इन्हीं का सबका काम होएगा। सबसे पहली टर्म है सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस क्या होता है? आपने कुछ भी परफॉर्म किया, मान लो इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, आपने कॉइन को टॉस करा या डाइस को थ्रो किया, ठीक है, ये जो आप एक पहली सबसे पहली बात, एक चीज और होती है एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट को लिखने की जरूरत नहीं है, वैसे ही समझ लीजिए आप। एक्सपेरिमेंट क्या है? एक्सपेरिमेंट इज द एक्टिविटी विच इज बीइंग परफॉर्म। एक्सपेरिमेंट उस एक्टिविटी को कहा जाता है जो आपने परफॉर्म करी है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने कॉइन को टॉस किया या डाइस को थ्रो किया, तो ये एक्टिविटीज को हम क्या कहेंगे? एक्सपेरिमेंट कहेंगे। तो एक्सपेरिमेंट इज बेसिकली दिस इज एन एक्टिविटी which is being performed. This is an activity which is being performed. ये एक्टिविटी होती है जो आप परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल के तौर पे थ्रोइंग अ डाइस, टॉसिंग अ कॉइन। कॉइन को टॉस करना एक एक्टिविटी है, डाइस को थ्रो करना एक एक्टिविटी है।
ये सभी एक्टिविटीज को क्या अब प्रोबेबिलिटी की लैंग्वेज में हम क्या कहेंगे, एक्सपेरिमेंट। उसके बाद आता है सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस का मतलब है कोई भी आपने एक्टिविटी करी उससे जो आउटकम्स आ सकते हैं, द पॉसिबल आउटकम्स एसोसिएटेड विद एन एक्टिविटी आर कॉल्ड सैंपल स्पेस। फॉर एग्जांपल मैंने डाइस को फेंक दिया, डाइस को फेंकने पे क्या क्या आएगा, 1 2 3 4 5 6, ये सारे आउटकम्स जो हैं इन सबको इकट्ठा एक चीज का नाम देते हैं सैंपल स्पेस। अब मान लो मैंने सैंपल स्पेस बनाना है, वो एक्टिविटी जो थी, एक्सपेरिमेंट जो था वो था थ्रोइंग अ डाइस, ठीक है। इस एक्टिविटी का सैंपल स्पेस बनाना है, तो इस एक्टिविटी से रिलेटेड जो जो भी आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 5 6, ये सभी को कलेक्टिवली हम क्या कहते हैं, सैंपल स्पेस, ठीक है। तो सैंपल स्पेस का मतलब क्या हुआ, द कलेक्शन ऑफ ऑल द आउटकम्स एसोसिएटेड विद एन एक्टिविटी, सिंपल। समझ के बाद सैंपल स्पेस के बारे में आप लिख लीजिए, द कलेक्शन ऑफ ऑल द आउटकम्स, सैंपल स्पेस के बारे में जरा लिख लो, द कलेक्शन ऑफ ऑल द आउटकम्स associated with an activity, collection of all the outcomes associated with an activity is called sample space, ठीक है। sample space क्लियर हो गया। associated with an activity और an experiment, जो आपने एक्सपेरिमेंट किया उसके बाद जो जो चीजें पॉसिबल हो सकती हैं उन सब को कलेक्टिवली वी विल टर्म इट एज सैंपल स्पेस, ठीक है। अब अगर एक्टिविटी बदल दी जाए, फॉर एग्जाम्पल अब सैंपल स्पेस बनाना सीखो पहले। अब मैंने ना एक्टिविटी को बदल दिया, और यहाँ एग्जाम्पल नंबर 2 लिख लीजिए। एक्टिविटी जो है आपकी, एक्टिविटी या इसको एक्सपेरिमेंट भी आप कह सकते हैं, ये है थ्रोइंग अ कॉइन 2 टाइम्स, ये एक्टिविटी आपने परफॉर्म करी। इसका सैंपल स्पेस क्या बने, इसका सैंपल स्पेस बनेगा हेड हेड। हेड हेड का मतलब हो गया पहली बार हेड आया, दूसरी बार भी हेड आया, पहली बार हेड दूसरी बार टेल, पहली बार टेल दूसरी बार हेड, या दोनों बार टेल, ये पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। तो इन सबको इकट्ठा क्या नाम दिया गया, सैंपल स्पेस। अब आई होप आपको सैंपल स्पेस का क्लैरिटी हो गया कि सैंपल स्पेस है क्या, ठीक है। जो जो पॉसिबिलिटी हो सकती हैं एक एक्सपेरिमेंट के बाद, उन सबको इकट्ठा करके हम क्या नाम दे देंगे, सैंपल स्पेस। कुछ समझ में आया? चलिए ये हो गया हमारा सैंपल स्पेस। अब इसके बाद हम पढ़ते हैं प्रोबेबिलिटी है क्या। न्यूमेरिकली प्रोबेबिलिटी क्या होती है, इट इज नंबर ऑफ फेवरेबल एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस, ये है प्रोबेबिलिटी, सिंपल। मतलब जो जो चीजें हम हमारे फेवर में है, हमारे रिक्वायर्ड है, वो ऊपर, टोटल चीजें नीचे। अब आपको जो चाहिए टोटल का कितना परसेंट है, वही प्रोबेबिलिटी हो गया। अब मैं एक एग्जांपल लेता हूं, एग्जांपल देखना आप जरा। एक्सपेरिमेंट हमने किया थ्रोइंग अ डाइस का, ठीक है। इसका जरा सैंपल स्पेस बताइए, 1 2 3 4 5 6। अब मुझे क्या करना है, मुझे प्रोबेबिलिटी निकालनी है ऑफ एन इवन नंबर। इवन नंबर के आने की आपने क्या पॉसिबिलिटी है। अब आप ये बताओ टोटल कितने मेंबर हैं, उसमें से हमारे फेवर में कौन है। एक तो ये फेवर में है, इवन आ गया, ये फेवर में है, और ये फेवर में है, इवन हमारी फेवर में जा रहे हैं। तो हमारी फेवर में कितने आए, 3 आउट ऑफ 6। ये प्रोबेबिलिटी है कि टोटल चीजें आपके सामने हैं, उसमें से हमारे हक में कितनी जा रही हैं, कितना परसेंटेज हमारे फेवर में है, उसको प्रोबेबिलिटी कहा जाता है। बस ये सिंपल प्रोबेबिलिटी, ये कितना आ जाएगा 1/2, और यू विल टर्म इट एज 50%। आई होप यहां तक आपको समझ में आ गया कि प्रोबेबिलिटी है क्या। मतलब टोटल सामान में से आपके हक में या आपके फेवर में कितना परसेंट है, उसको प्रोबेबिलिटी कहा जाता है, बस। अब आपको मैंने कहा था ये 1 से ज्यादा नहीं हो सकता, आप कभी कभार यूज कर लेते हो 150%, 200%, वो बदतमीजी होती है, कुछ ऐसा नहीं होता। 100% से ज्यादा क्यों नहीं हो सकता,
अब आप ये बताओ, नीचे आ रहा है टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन, और ऊपर क्या आ रहा है, उस सैंपल स्पेस में कितने एलिमेंट आपकी फेवर में है। ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता है, सारे फेवर में चले जाए, यही पॉसिबिलिटी है। अब ऊपर मैक्सिमम कितना आएगा, 4, 4 डिवाइड बाय 4, मैक्सिमम कितना आएगा 1। ये थोड़ी है एलिमेंट 4 है उसमें से 5 फेवर में हो गया, आप 5/4 तो पॉसिबल नहीं है। तो मैक्सिमम पॉसिबिलिटी क्या है। अब यहाँ क्या क्या चांसेस हो सकते हैं प्रोबेबिलिटी आने के, 0/1, सॉरी 0/4, क्या कोई भी फेवर में ना हो, बट प्रोबेबिलिटी कैन बी 0%। 1/4 चारों में से एक फेवर में हो जाए, या 2/4, या 3/4, या 4/4। 5/4 तो हो नहीं सकता, क्योंकि नीचे टोटल रखा हुआ है आपने, टोटल में से ही तो आप देख रहे हो कि कितने एलिमेंट आपके फेवर में जा रहे हैं। अब ये तो है नहीं टोटल से एक्सीड कर जाएंगे वो, तो ये फ्रैक्शन कभी 1 से बड़ी हो नहीं सकती, और प्रोबेबिलिटी कभी 100% से ज्यादा क्रॉस नहीं कर सकती। रीजन क्लियर हुआ आप लोगों को। तो ये रीजन होता है कि प्रोबेबिलिटी कभी 100% से ज्यादा नहीं होती, मैक्सिमम इट कैन बी 100%। और वो कब होगा, वो कब होगा, जब सारे एलिमेंट आपकी फेवर में हो। अब यहाँ पे कुछ आप ऐसा डिस्क्राइब कर सकते हैं कि जिसकी प्रोबेबिलिटी 1 हो। मतलब ये हमने एक्सपेरिमेंट किया थ्रोइंग अ डाइस का, यहाँ पे कोई ऐसी एक्टिविटी आप डिस्क्राइब कर दो जिसकी प्रोबेबिलिटी 100% हो। क्या नेशनल, प्रोबेबिलिटी ऑफ लेस देन इक्वल टू 6, स्पेसिफाई करना पड़ेगा ना कहां तक, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नेचुरल नंबर लेस देन इक्वल टू 6, ये हमें चाहिए। अब आप ये बताओ, 6 या उससे कम नेचुरल नंबर हमारे फेवर में होंगे जो हमें रिक्वायरमेंट है। 1 आएगा, 2 आएगा, 3, 4, 5, सारे आगे, तो 6/6 कितना हो गया, 1, 100% हो गया। इसको श्योर इवेंट कहा जाता है। अभी आगे इवेंट की डिस्कशन करेंगे। तो टाइप ऑफ इवेंट्स होते हैं, श्योर इवेंट होता है, श्योर इवेंट का मतलब होता है ऐसा इवेंट जिसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो, 100% और 1। एक इम्पॉसिबल इवेंट भी होता है, इम्पॉसिबल का मतलब हो गया 0%, हो ही नहीं सकता। अब आपने डाइस को फेंका और एक्सपेक्ट करी जा रहे हो 7 आएगा, 7 आएगा, कहां से आ जाएगा, डाइस के ऊपर होते ही 6 नंबर है, बदतमीज हो आप। जो 7 तक उम्मीद करी जा रहे हो 7 आएगा, कहां से आ जाएगा, आ जाएगा। उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, 0, कभी पॉसिबल ही नहीं है, इम्पॉसिबल इवेंट हो गया। आ रही है बात समझ। तो ये अब इन्हीं के ऊपर हम डिस्कस करेंगे टाइप ऑफ इवेंट। इवेंट कितने तरह के होते हैं, जैसे अभी तो 2-3 मैंने बता ही दिए, श्योर इवेंट हो गया, एक इम्पॉसिबल इवेंट हो गया, ऐसे ही बड़े सारे इवेंट्स होते हैं, अभी डिस्कस करेंगे। पहले ये क्लियर हो गया, इसको नोट कर लीजिए एक बार, कर लिया, डन। अब आगे आ जाइए, इसका सबसे पहला टॉपिक है टाइप ऑफ इवेंट। एक क्वेश्चन पेपर में मिलेगा आपको इस टॉपिक के ऊपर, मे बी डायरेक्टली और मे बी इनडायरेक्टली मिलेगा, जरूर जरूर हर बार आता है और आएगा भी। टाइप ऑफ इवेंट्स, सबसे पहला श्योर इवेंट, अभी बताया, जिसकी प्रोबेबिलिटी, बिल्कुल जी 1% नहीं हुए, 1%, हुज प्रोबेबिलिटी इज 100% और 1, ठीक है जी, दैट इज कॉल्ड श्योर इवेंट। श्योर इवेंट का एग्जाम्पल कर लोगे, अभी लास्ट उसमें हमने पढ़ा भी है एग्जाम्पल इसका, ठीक है। इसके बाद है इम्पॉसिबल इवेंट, whose probability is 0, whose probability is 0, that is called impossible event। यहां तक क्लियर। चलिए तीसरे पे आते हैं। तीसरा ना जो इवेंट है वो एक नहीं है, दो है, इक्वली लाइकली इवेंट्स, यहाँ प्लूरल फॉर्म यूज करी है, इवेंट नहीं है, इवेंट्स हैं। और चौथा इसी से रिलेटेड है, बायस्ड इवेंट। इक्वली लाइकली मतलब क्या होता है, इस वर्ड का मतलब सुना होगा आपने, वर्ड ये सुना है, आपने करा क्या है, अंग्रेजी आपको नहीं आती, मैथ आपको नहीं आता, चलो जो भी जैसे भी हो,
इक्वली लाइकली बड़ा आसान सा वर्ड है यार ये। होता क्या है, एग्जाम्पल थोड़ी। व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड इक्वली लाइकली? एक जैसे, बस ये है। इक्वल का मतलब बराबर। तुम्हें ना एबीसीडी सिखानी पड़ेगी पहले। इक्वल 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 का मतलब बराबर होता है। अगर दो इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी सेम हो उसको इक्वली लाइकली कहा जाता है। बस कोई कुछ भी नहीं था, बहुत शौक है, वर्ड में ही सब छुपा हुआ है। अब मान लो हमने क्या करा, वो क्या कहते हैं उसको, डाइस। डाइस को थ्रो कर दिया, क्या क्या आएगा? 1 2 3 4 5 एंड 6। अब मैंने दो इवेंट्स बनाए। पहला इवेंट जो है जिसकी प्रोबेबिलिटी आपको निकालनी है वो है गेटिंग एन इवन नंबर, और दूसरा इवेंट है गेटिंग ऑड नंबर। अब मुझे ये बताओ पहले की प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी? इवन नंबर्स कितने हैं? 3 2 4 6, 3/6 हाफ आ गया। ऑड की प्रोबेबिलिटी, ये भी 3/6 हाफ आ गया। तो ये दोनों इवेंट्स को हम क्या कह देंगे? इक्वली लाइकली इवेंट्स। आपको समझ आ गया? अगला इवेंट है बायस्ड। बायसिंग कर रखी है। बायसिंग का मतलब धोखेबाजी कर रखी है, कि जब इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी सेम ना हो उसको बायस्ड इवेंट्स कहते हैं। अब ये ना मैच जब होता है, कई बार आपने सुना होगा मैच में टॉस को फिक्स फिक्स होता है, टॉस पता होता है कौन जीतेगा। वो कैसे होता है? टॉस होता किससे है? कॉइन के साथ होता है। कॉइन मेटल का बना होता है। मेटल का एक फेस हेड है, दूसरा फेस टेल है। वो क्या स्कीम लगाते हैं, मान लो कुछ भी चाहिए, हेड वाला फेस जो है कुछ थिक होता है ना सिक्का, उसकी कुछ थिकनेस होती है। हेड वाला फेस जो है उसको हैवी मेटल कोट कर दिया, और नीचे वाला जो टेल है वो लाइट मेटल कोट कर दिया, और दोनों को कंबाइन करके सिक्का बना दिया। अब जब वो हवा में उछलेगा, अर्थ का ग्रेविटेशन फोर्स होता है, तो हैवी चीज क्या करेगी नीचे, और लाइट क्या करेगी ऊपर। तो टेल की आने की प्रोबेबिलिटी बढ़ गई और हेड की आने की घट गई। अदरवाइज अगर सिक्के में एक ही तरह का मेटल यूज किया होता फिर तो जितने चांस हेड के हैं उतने ही चांस टेल के होते। अब वो कई बार टॉस फिक्स होता है, पहले ही पता होता है कि फलानी टीम ने टॉस जीतना है, फिर उस अकॉर्डिंग मैच होना है। आईपीएल में बड़े ये पंगे से हुए थे, पहले स्कैंडल्स हुए थे, ये टॉस फिक्स था, ये मैच फिक्स था। तो वो ये सब चीजें हैं। चलो ठीक है भाई, मैं मेरा इसमें कोई हाथ नहीं था। मैं सिर्फ बता रहा हूँ कि ये सब चीजें होती हैं। कैसे होती है वो बस वो बता रहा हूँ, और किसी ने ट्राई नहीं करना। ठीक है, तो हो कैसे रहा समझ आया? सिक्का है आपके पास, सिक्के के ऊपर मेटल की कुछ थिकनेस होती है, हैवी मेटल उसमें जो भी रिक्वायर्ड होता है। हेड चाहिए, हेड के ऊपर उस अकॉर्डिंग कोटिंग कर देते हैं। टेल चाहिए, टेल के ऊपर कोटिंग कर देते हैं। मान लो टेल चाहिए, टेल वाला फेस लाइट मेटल का हो जाएगा, हेड वाला हैवी मेटल का। जब हवा में उछालेंगे टेल आ जाएगा, हेड नहीं आएगा, क्योंकि वो लाइट और हैवी का कॉन्सेप्ट हो गया। अब हैवी चीज ऊपर रहेगी तो नीचे रहेगी, और लाइट चीज ऊपर रहेगी। लाइट वाला जो फेस है वो आ जाएगा, टॉस का पहले ही पता होगा फलानी टीम में जीतना। क्लियर हो गया? उसको बायस्ड इवेंट्स कहते हैं। वैसे लॉजिकली देखें, अगर सिक्के को उछाला, हेड के आने के चांसेस कितने? 50%। टेल के आने के 50। बट बाइसिंग की वजह से ऐसा कभी कभार नहीं होता। वो हेड के 80% हो जाते हैं, टेल के 20% रह जाते हैं। वो सब थिकनेस पे डिपेंड करता है। ठीक है, चलो वो हमारे काम की बात नहीं है, बट मैंने बता दिया कि बायस्ड इवेंट्स में इस तरह से होता है काम। चलो जी, अभी इक्वली लाइकली में लिख लीजिए पहले। द इवेंट्स, तीसरा जो टाइप है अपना इक्वली लाइकली इवेंट्स, उसमें लिखिए द इवेंट्स whose probability the events whose probability is equal, the events whose probability is equal। ठीक है, और बायस्ड में लिखिए the events whose probability is not equal। एंटोनियम्स हैं एक दूसरे के, ठीक है। इक्वली लाइकली में होती है बराबर, बायस्ड में नहीं होती। फिफ्थ है, अब एक एग्जाम्पल करेंगे, सारे क्लियर हो जाएंगे आपको। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, ये भी बड़े काम का है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। अब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, एक्सक्लूसिव का मतलब क्या होता है? हाँ, कुछ कुछ ठीक कह रहे हो, कुछ कुछ ठीक कह रहे हो। एक्सक्लूसिव का मतलब होता है बिल्कुल डिफरेंट, कोई किसी से इसका तालमेल नहीं है।
एक्सक्लूसिव। आपने कभी शॉपिंग करी है, वो कभी शोरूम्स में, जब भी आप कभी शोरूम में जाते हो, वहां ना लिखा होता है नीचे, बस नीचे नीचे क्या हम तो लेके आ जाते हैं जो लेना होता है। वहां ना ब्रांड के शोरूम में जब आप जाते हो, किसी में भी जाओ आप, एक तो यहाँ पटियाला में ना कैप्सन्स है, कैप्सन्स के नीचे कभी नहीं लिखा होता, वहां लिखा होता मल्टी ब्रांड शोरूम। कहीं इंडिविजुअल में चले जाओ, लेवाइस में चले जाओ, प्यूमा में चले जाओ, वहां नीचे लिखा होता है एक्सक्लूसिव शोरूम। एक्सक्लूसिव शोरूम का मतलब पता है क्या है? वहां सिर्फ लेवाइस के कपड़े मिलने हैं, या वहां सिर्फ प्यूमा के कपड़े मिलने हैं और कोई ब्रांड के कपड़े नहीं मिलने। कैप्शंस में तो सारा कुछ ही मिक्स है, वहां तो मल्टी ब्रांड शोरूम है, एमबीओ है वो। आगे बात समझ आपको? एक्सक्लूसिव का मतलब ये होता है कि जिसका किसी से कोई मैच नहीं है, उसको एक्सक्लूसिव कहा जाता है। मतलब ऐसे दो इवेंट्स जिनमें कुछ भी सिमिलैरिटी नहीं है, कुछ भी कॉमन नहीं है, उनको म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अब हमने कॉइन उसको डाइस को फेंका था, जब हमें हेड चाहिए था, हेड में हमारी फेवर में कौन कौन था, सॉरी इवन नंबर चाहिए था, इवन में हमारी फेवर में कौन कौन था, 2 4 6। और जब हमें ऑड चाहिए था, 2 4 6, एक तरफ 2 4 6, एक तरफ 1 3 5, इन दोनों में कुछ कॉमन है? कुछ कॉमन नहीं है, तो ये कैसे इवेंट हो जाएंगे? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। अब अगर मैं कह देता एक तरफ मुझे प्राइम नंबर की रिक्वायरमेंट है और एक तरफ ऑड नंबर्स की रिक्वायरमेंट है, प्राइम में कौन कौन आएंगे? 1 इज नॉट अ प्राइम नंबर। 2 3 5 ऑड में 1 3 5, ऑड में 1 3 5 आगे। अब इनमें कोई मैचिंग हो रही है? यस, किसकी हो रही है? 3 5 3 5 की मैचिंग हो रही है, तो ये एक्सक्लूसिव नहीं है। एक्सक्लूसिव का सिंपल सा मतलब ये है, जब किसी भी इवेंट्स में कुछ कॉमन चीज ना हो, उनको म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कहा जाता है। जैसे इवन ऑड का एग्जाम्पल हो गया। अब एक एग्जाम्पल करेंगे, उसमें सारे पांचों के पांच क्लियर हो जाएंगे। अब इसको पहले लिख लीजिए, द इवेंट्स which have the events which have nothing in common, the events which have nothing in common, जिनमें कुछ कॉमन नहीं होता, उनको हम कहते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। एक और है 6, इसके बाद एक टेबल बनाएंगे, उसमें सारे इवेंट्स की क्लैरिटी आपको हो जाएगी। एग्जॉस्टिव इवेंट। अभी एग्जॉस्टिव इवेंट्स क्या होते हैं? अब एक एग्जाम्पल ही ले लेते हैं, यहाँ पे एक्सपेरिमेंट हमने किया, थ्रोइंग अ डाइस। इवेंट एक है गेटिंग एन ऑड नंबर, बी है गेटिंग अ प्राइम नंबर, और सी है गेटिंग एन इवन नंबर। ठीक है। अब एग्जॉस्टिव किन को कहा जाता है? एग्जॉस्टिव ना एक ऑपरेशन होता है, सेट चैप्टर में करेंगे, अभी अगला चैप्टर सेट रिलेशन फंक्शंस है। एक ऑपरेशन होता है यूनियन, ये आधे लोगों को पता भी होगा। यूनियन का मतलब क्या होता है? कॉमन नहीं होता, वो इंटरसेक्शन होता है। हाँ, दोनों सेट की हर एक चीज लेनी है आपने, बट एक बार, अब जैसे मान लो मेरे पास एक कोई सेट है, इसके अंदर 1 2 3 पड़ा है, और दूसरा सेट है, इसके अंदर 3 4 5 पड़ा है। तो मैं अगर ये साइन अप्लाई कर रहा हूं यू का, इसका मतलब होता है यूनियन। इसका मतलब है दोनों सेट की हर एक चीज कवर होगी, बट एक बार क्या क्या बनेगा? 1 2 3 4 5, ये है यूनियन ऑफ टू सेट। ठीक है। अब एग्जॉस्टिव पे आता है। एग्जॉस्टिव क्या होता है? अगर दोनों सेट का यूनियन आपका सैंपल स्पेस को पूरा कर रहा है, उनको एग्जॉस्टिव कहते हैं। सुनो, अब ए में कौन कौन आएगा बताओ? 1 3 5 आएगा। बी में कौन कौन आएगा? 2 आएगा, 3 आएगा, 5 आएगा। 4 इज नॉट अ प्राइम नंबर। प्राइम नंबर वो होते हैं जो सिर्फ अपने या ऊपर जाते हैं और किसी को डिवाइड नहीं करते वो। इवन में कौन कौन आएगा? अब ये बताओ, क्या ए और बी एग्जॉस्टिव है? सिंपल सी बात देखो, इन दोनों का यूनियन करवा दो, 1 2 3 5, बस ये आएगा। अब क्या हमारा सैंपल स्पेस पूरा हुआ? नहीं। क्या क्या रह गया? 4 नहीं आया, 6 नहीं आया।
तो ये दोनों एग्जॉस्टिव नहीं है। एग्जॉस्टिव का मतलब है ऐसे इवेंट जिनको इकट्ठा करने के बाद सैंपल स्पेस पूरा हो जाए। अब अगर मैं ए और सी की बात कर रहा हूं, ए और सी की बात करो, इनका यूनियन करवाओ जरा। 1 2 3 4 5 6 सैंपल स्पेस पूरा हो गया। यस, तो ए और सी एग्जॉस्टिव है, बिल्कुल है। अब अगर बी और सी की बात करवाई जाए, क्या ये एग्जॉस्टिव है? नहीं है, क्योंकि इनका जो यूनियन बनेगा दैट विल बी 2 3 4 5 6। कौन नहीं आया? 1 नहीं आया, जिसकी वजह से एग्जॉस्टिव नहीं होंगे। एग्जॉस्टिव क्लियर हुआ? ऐसे इवेंट जिनका यूनियन करने के बाद और जिनको इकट्ठा करने के बाद आपका सैंपल स्पेस पूरा हो जाए, और इकट्ठा करने में हर एक चीज को आपने एक ही बार कंसीडर करना। ये अब अगला चैप्टर है सेट रिलेशन फंक्शंस, सब अच्छे से पढ़ेंगे इन ऑपरेशंस के बारे में। यूनियन क्या होता है, इंटरसेक्शन क्या होता है, सब पढ़ेंगे जब आएगा। ठीक है, अभी इसके बारे में आप लिख लीजिए एक बार एग्जॉस्टिव इवेंट्स के बारे में। द इवेंट्स the events whose union the events whose union is equal to the sample space, the events whose union is equal to the sample space, उनको हम कहते हैं एग्जॉस्टिव इवेंट। ठीक है, अब एक एग्जाम्पल कर रहे हैं, सारे इवेंट जिनको क्लियर हो गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं हुआ इस एग्जाम्पल में क्लियर हो जाएगा। इसको साफ साफ नोट कर लेना। एक्सपेरिमेंट है, थ्रोइंग अ डाइस, डाइस को फेंक रहे हैं हम, इसका सैंपल स्पेस बताइए जरा। 1 2 3 4 5 6। अब मैं कुछ इवेंट्स के बारे में लिख रहा हूं, ए, यहाँ बी, यहाँ सी और यहाँ डी, 4 इवेंट्स के बारे में लिख रहे हैं और टेबल बनाएंगे जिससे पूरी क्लैरिटी हो जाएगी जो हमने ऊपर पढ़ा हुआ है। ए है गेटिंग अ नंबर नॉट लेस देन 4। बी है गेटिंग अ नंबर नॉट ग्रेटर देन 4। सी है गेटिंग एन इवन नंबर एंड डी है गेटिंग अ मल्टीपल ऑफ 3। ये 4 इवेंट्स मैंने डिस्क्राइब करे, जिनकी सबसे पहला टास्क क्या है हमारा, अब जो भी अभी तक किया सब रिवाइज हो जाएगा। सबसे पहला टास्क इन सब की प्रोबेबिलिटीज बतानी है, ए की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। अब ये पहले समझो ए है क्या, गेटिंग अ नंबर नॉट लेस देन 4, कि 4 से कम नहीं होना चाहिए। तो 4 या उससे बड़ा, वो कह रहा है सिर्फ 4 से कम नहीं होना चाहिए, मतलब ए में रिक्वायरमेंट है 4 5 और 6। ए में हमें क्या क्या चाहिए, 4 5 एंड 6। तो कितने एलिमेंट हैं, 3 आउट ऑफ द प्रोबेबिलिटी हाफ। हाफ को क्या लिख सकते हैं, 50%। सिंपल। सेकंड आ जाइए, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, नंबर नॉट ग्रेटर देन 4, कि 4 से बड़ा नहीं होना चाहिए, 4 या उससे छोटा। तो इसमें कौन कौन आ जाएगा, 1 2 3 एंड 4, ये चारों आ जाएंगे। तो यहाँ पे कितने एलिमेंट फेवर में है, 4 आउट ऑफ 6, कितना आंसर आ जाएगा, 2/3 या 66.6%। ठीक है जी, क्लियर। आगे थर्ड, सी की प्रोबेबिलिटी निकालिए। गेटिंग एन इवन नंबर, इवन में कौन कौन आएगा, 2 4 6, कितने एलिमेंट, 3 आउट ऑफ, इसकी प्रोबेबिलिटी भी हाफ है और इट कैन बी रिटन एज 50%। अगला पार्ट, डी की प्रोबेबिलिटी, मल्टीपल ऑफ 3 कौन कौन है, 3 है और सिर्फ कितने एलिमेंट, 2 आउट ऑफ 6, क्या आ गया, 1/3 और 33.33%। हाँ जी, पहला क्वेश्चन क्लियर है, हमने सबकी प्रोबेबिलिटीज निकाल ली, ए बी सी डी की, कैसे निकालनी है वो भी समझ में आ गया। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है,
यहां पे मैं पेयर बना देता हूं ए बी, ये 4 पेयर्स हैं। आपने टेबल फिल करना है। ये ना, इसको ए बी को यहाँ पे लिख लेना। चलिए जी, आपने सिर्फ करना क्या, टिक करना है, टिक या क्रॉस। ये टेबल है। करना कैसे है, दो इवेंट्स के बारे में एक एक करके बात करेंगे। पहले ए और सी की बात कर रहे हैं। अब ए और सी यहां अगर होंगे, इक्वली लाइकली होंगे, टिक कर देना, नहीं होंगे क्रॉस कर देना। ऐसे ही करके यहां जो भी होगा टिक या क्रॉस, ये टेबल आपने फिल करना है। जो भी इवेंट्स करे हैं सबकी क्लैरिटी यहां पे हो जाएगी। ये समझ आया, टास्क क्या आपका, आप लोगों ने टेबल फिल करना है विद क्रॉस या टिक। वो डिपेंड करेगा, अगर होगा टिक, नहीं होगा क्रॉस। चलिए करिए शुरू। पहले ए और सी की बात करनी है। इक्वली लाइकली क्या था, जिनकी प्रोबेबिलिटी सेम होती है। अब यहां ए की प्रोबेबिलिटी कितनी है, सी की सेम है, तो यहां टिक मार दो बस। अब एग्जॉस्टिव पे आ जाओ। ए और सी क्या एग्जॉस्टिव है, इनका यूनियन कर दे पहले हम। ए और सी का, ए में कौन कौन है, 4 5 6, सी में कौन कौन है, इनको यूनियन करवा दो। 2 4 5 6, 1 नहीं आया, 3 नहीं आया, एग्जॉस्टिव नहीं है, क्रॉस मार दो। समझ आ गई बात। बस इस तरह से पूरा टेबल फिल करना है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव विच हैव नथिंग इन कॉमन। अब आप बताओ ए और सी में कुछ कॉमन है, क्या कॉमन है, 4 एंड 6 कॉमन है, तो ये एक्सक्लूसिव नहीं हो। बस इस हिसाब से अब आपको बी एंड डी कंसीडर करना है, टिक या क्रॉस। जल्दी करिए, अपने आप करिए, सारा टेबल भर दीजिए नीचे। हो गया। हाँ जी, हो गया। तो पहले बताइए, बी एंड डी की बात कर रहे हैं, इक्वल लाइकली है, नहीं है, एग्जॉस्टिव नहीं है, एक्सक्लूसिव ये भी नहीं है। सी एंड डी क्रॉस, क्रॉस, यहाँ क्रॉस, टिक, क्रॉस, बस ठीक है। अब इवेंट्स के बारे में जानकारी होगी आपको। इसके अलावा दो तीन हमने और पढ़े थे। एक तो श्योर इवेंट था और एक इम्पॉसिबल, वो तो पता ही है। श्योर जिसकी प्रोबेबिलिटी 1 होती है, इम्पॉसिबल जिसकी 0 होती है। तो ये सारा टॉपिक था टाइप ऑफ इवेंट्स के ऊपर, कि इवेंट्स को कैसे, किस तरह से आप डिस्क्राइब करेंगे। ठीक है जी, क्लियर। चलिए, इसके बाद अब हम शुरू करते हैं टाइप नंबर 1। अब क्वेश्चंस किस तरह के पेपर में आते हैं, टाइप नंबर 1। टाइप नंबर 1 है क्वेश्चंस ऑन कॉइन्स।
कॉइन्स के ऊपर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपने कॉइन को एक बार उछाला, 2 बार उछाला, 3 बार, 7 बार, 10 बार, तो कैसे करेंगे हम सब काम। क्वेश्चन नंबर 1, एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं। अ कॉइन इज टॉस्ड 3 times. What is the probability? फर्स्ट पार्ट है at least 2 heads, सेकेंड पार्ट है at most 1 tail, और थर्ड पार्ट है exactly 2 heads। इस तरह का क्वेश्चन पेपर में आपको मिलेगा। अब कई बार 3 बार कह देते हैं, कई बार 4 बार उछाला, 5, 6, 7 जो भी है। 3 का एग्जाम्पल पहले कर लेते हैं। पहले इसको मैनुअली करेंगे, फिर इसका शॉर्टकट भी है, वो भी हम एक बार देखेंगे। पहले मुझे सैंपल स्पेस बताइए क्या बनेगा 3 बार का। पहली पॉसिबिलिटी, तीनों बार हेड 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 आ गया, पॉसिबिलिटी है। फिर उसके बाद 2 बार हेड कहां कहां पे आएगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड पे आ गया टेल, फर्स्ट थर्ड सेकंड पे आ गया टेल, या और क्या ऑप्शन है, फर्स्ट पे टेल बाकी दोनों पे हेड। 2 बार हेड हो गया। अब एक बार हेड कैसे कैसे होएगा, हेड टेल टेल, या टेल हेड टेल, या टेल टेल हेड, एक एक बार भी हो गया। अब जब एक बार भी नहीं आया, टेल टेल टेल, ये सारे एलिमेंट्स आपके सैंपल स्पेस में बन गए। मतलब कितने एलिमेंट आए, 8 आए। अब इसका बहुत एक अच्छा ट्रिक है, वो ट्रिक ये है 2 की पावर n कर दो, सिंपल। मतलब ये सिर्फ वेरिफिकेशन के लिए होएगा। अब आपने कॉइन को कितनी बार उछाला, 3 बार, तो 2 का क्यूब कितना हो गया, 8 एलिमेंट्स आएंगे, 8 ही आए होंगे, ठीक है। 4 बार उछालोगे 2 की पावर 4, 16 आएंगे, 16 एलिमेंट होंगे। अगर आपने बाई चांस पेपर में 15 बना लिए तो आपको पता होगा कुछ ना कुछ मिस हो रहा है। यहाँ पे भी क्लैरिटी हो जाती है आपको। अब मान लो आपने ये एलिमेंट बीच में स्किप कर दिया होता, तो अब काउंटिंग करते, काउंटिंग में 7 आते, और हमें लॉजिकली पता 8 होने चाहिए, कुछ ना कुछ मिस करा है। फिर आप दोबारा देखोगे क्या मिस किया हुआ है। मतलब वेरिफिकेशन के लिए अच्छा ट्रिक है। समझ गए बात, ये क्लियर। अब आओ क्वेश्चन पे। पहला कह रहा है एट लीस्ट, कम से कम, क्या, 2 हेड। एटलीस्ट का मतलब कम से कम होता है ना, पता ही आप लोगों को। कम से कम 2 हेड, इसमें क्या क्या कवर होगा, 2 हेड या 3 हेड। बताओ कौन कौन से एलिमेंट आपकी फेवर में जाएंगे। ये फेवर में होगा, यस फेवर में है। ये भी फेवर में है, ये भी फेवर में है, ये भी फेवर में है। क्या ये फेवर में है, नहीं, क्यों, क्योंकि यहाँ एक हेड आ गया। हमें 2 या उससे ज्यादा जो है हमारी फेवर में है, 2 से कम सारे हमारे अगेंस्ट हैं। अब हमारी फेवर में कितने आए, 4 आए। कितने में से आए, 8 में से। तो पहले का आंसर बनेगा 4 डिवाइडेड बाय 8, सिंपल। क्लियर हो गया। अगले पे आ जाइए। एट मोस्ट का मतलब क्या होता है, ज्यादा से ज्यादा, ज्यादा से ज्यादा एक टेल। मतलब यहां कौन कौन से केसेस कवर करेंगे आप, एक टेल या 0 टेल। अब एक टेल वाले कौन कौन से हैं, ये एलिमेंट, ये एलिमेंट, ये एलिमेंट, 1 टेल्स वाले आ गए। 0 टेल वाला कौन है, ये एलिमेंट आ गया। यहां भी सेम आंसर आएगा, कितना, 4/8। क्लियर हो गया। इसके नीचे आप लिख लीजिए, इसमें कवर होंगे 0 टेल वाला केस और 1 टेल वाला केस। ऊपर वाले में कवर हो जाएंगे 2 हेड्स वाला केस और 3 हेड्स वाला केस। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, ठीक है। एटलीस्ट का कम से कम, एट मोस्ट का ज्यादा से ज्यादा। तो मतलब बाउंड्री से पीछे जा सकते हो एट मोस्ट में, बाउंड्री से आगे जा सकते हो एट लीस्ट में। बाउंड्री पे स्टे करेंगे कब, एग्जैक्टली में। अब तीसरा एग्जैक्टली है, एग्जैक्टली 2 हेड्स। अब 2 हेड्स वाला एक तो ये एलिमेंट है, ठीक है जी, 1, 2 एंड 3। इसका आंसर कितना आएगा, 3/8 आएगा। एग्जैक्टली में ना कम ना ज्यादा, जितनी की बात करी है उतना का जवाब देना आप। ये समझ आगे क्वेश्चन, क्लियर है। अब क्या होगा, सुनो। अब आप टाइम कैसे बचाओगे पेपर में। अब बात ये है, मान लो कॉइन को 5 बार उछाला होता,
कितने एलिमेंट आते हैं? 32। 32 एलिमेंट सैंपल स्पेस में लिखना आधी जिंदगी होगी। अब उसमें से छांटोगे फिर कि भाई एटलीस्ट 3 आ गया, कम से कम 3 वाले कौन से हैं, 3 4 5, ये कम से कम आधे घंटे का काम तो है। आधे घंटा नहीं, 15-20 मिनट तो कम से कम लगेंगे। अब इसको कैसे शॉर्टन किया जाए या पेपर के लिए कैसे हो, हम इसको कर सकते हैं डायरेक्टली माइंड में कर लेंगे। आप कैसे करेंगे सुनो। अब आपको क्या करना है, मान लो 5 बार की बात हो रही है। आप पहले टोटल एलिमेंट्स कितने हैं, 32 एलिमेंट बनेंगे, ये क्लियर है, ठीक है। अब उन 32 में कितने एलिमेंट 0 हेड वाले होंगे, कितने एलिमेंट 1 हेड वाले होंगे, कितने एलिमेंट 2 हेड्स वाले होंगे, 3 हेड्स वाले होंगे, 4 वाले होंगे या 5 वाले होंगे, यही पॉसिबिलिटी है। अब आपने सिक्के को 5 बार उछाला, कोई बार भी एक बार भी हेड ना आए, 0 हेड वाला केस। एक बार हेड आ गया मतलब 4 बार टेल्स आया, ये पॉसिबिलिटी है। या 2 बार हेड आ गया, 3 बार टेल आया, ये पॉसिबिलिटी है। या 3 बार हेड आया, 2 बार टेल आया, ये पॉसिबिलिटी है। मतलब ये सारे ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल है, ठीक है। ये 3 हेड का मतलब ये नहीं कि सिर्फ 3 हेड है, इसका मतलब ये भी इसके साथ 2 टेल्स भी आए हैं, ये अंडरस्टूड है, ठीक है। अब आपको कैसे, मान लो मैंने क्वेश्चन दिया आपको कि मैंने सिक्के को 5 बार उछाला, कितने एलिमेंट आएंगे, 32। आपको एग्जैक्टली 3 हेड्स की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। अब आप उन 32 एलिमेंट को पहले तो ड्रॉ करोगे, फिर उसमें से 3-3 हेड वाले एलिमेंट को छांटोगे, फिर वो देखोगे हैं कितने, फिर डिवाइड बाय 32 करोगे एंड यू विल गेट योर आंसर। ये सब काम करना पड़ेगा, समझ गए। अब डायरेक्टली आपको पता लग जाएगा 3 हेड्स वाले कितने एलिमेंट है। कैसे, इसका शॉर्टकट क्या वो सुनो। अब जितना भी है, अब ये 0 है, 1 है, 2 है, अगर 5 बार है, जैसे ये 5 का एक केस हम ले रहे हैं, 0 हेड के लिए करेंगे 5C0। 5C0 का आंसर कितना, 1, याद है कुछ? NC0, NCN, क्या बोल जा रहे हो, NC1 कितना होता है? ओए 1, कौन सा 1? मैं इतनी बार बता दिया, फिर बदतमीजी करने हैं इन्होंने। 100C1, 50C1, 50C50, 50C0, आता तो है, फिर बदतमीजी क्यों कर रहे हो। 5C0 कितना होएगा, मतलब 0 हेड वाला सिर्फ एक मेंबर होगा। और लॉजिकली सोच लो, 0 हेड का मतलब सारे टेल, टी 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 5 बार हो जाएगा, वो एक एलिमेंट हो गया, ठीक है। अब एक हेड वाला 5C1 कितना होता है, 5 एलिमेंट होंगे जहां एक हेड आएगा। कैसे, अब सुनते रहो साथ में भी, है भी कैसे, वैलिड कैसे हो रहा है। पहली जगह पे हेड आ गया, बाकी सारे टेल, फिर दूसरी पे हेड आ गया, बाकी सारे टेल, तीसरी पे हेड आ गया, बाकी सारे टेल, चौथी पे आ गया, पांचवी पे आ गया, हो गए 5 पूरे, ठीक है। 5 ही तो बनेंगे ना ये। फिर 2 हेड वाले केस कितने बनेंगे, 5C2। 5C2 की वैल्यू, तो मतलब उन 32 में 10 एलिमेंट होंगे जिसमें 2 हेड होंगे। आप घर पे ड्रॉ करके देख लेना, मैं इतना टाइम नहीं लगाऊंगा, आप देख लेना। 3 हेड वाले 5C3 कितना, 10, 4 हेड वाले 5, और पांचों हेड वाला एक मेंबर होगा। और इन सबको आप जोड़ के देख लीजिए, 16, 32 पूरा होएगा, है 32 पूरा। ये आपका 16 ऊपर, 16 नीचे, 32 पूरे हैं। तो वो 32 में से देखो, बेसिकली प्रोबेबिलिटी में क्या है, काउंटिंग मैटर करती है, कौन किससे कोई लिंक नहीं है हमारा। अब हमें उसने क्या पूछना है कि भाई 3 हेड वाले एलिमेंट्स की प्रोबेबिलिटी बताओ। हमें तो सिर्फ ये पता होना चाहिए ना कितने मेंबर हैं, ये थोड़ी पूछेगा कौन कौन है, जो मर्जी हो, हमारी काउंटिंग सही होनी चाहिए बस। अब हमें पता होना चाहिए कि 3 हेड वाले 10 मेंबर हैं, तो डायरेक्टली आंसर लिखेंगे हम 10/32, बिना अपना टाइम वेस्ट करें। अब मान लो 7 बार सिक्के को उछाल दिया आपने, अब 7 बार में कितने आ गए, कितने एलिमेंट होंगे टोटल, 2 की पावर 7 कितना आ गया, 128, पूरी जिंदगी 128 एलिमेंट आ गए। उसमें से एग्जैक्टली 4 हेड के क्या प्रोबेबिलिटी है, क्या क्या करेंगे आप, 7C4, ये कैलकुलेटर नहीं चला रहा है, ऐसे ही बताओ। 7C4 इक्वल टू, सब कर रखा है, 7C4 इक्वल टू 7C3 इक्वल टू 765 डिवाइड बाय 321, आया कुछ याद, 326 के साथ 6 कट गया, 7 5 जा, फिर कैलकुलेटर में क्या करोगे, इतने में तो एम ही हो जाएगा ये, 35 डिवाइडेड बाय, देखो बिना पेन चलाए कर दिया आपने, एट, और फिर अपनी देख लो, आपके सामने हंसी जा रहे हैं पागल से।
आपके सामने 128 कहाँ ड्रॉ करते, फिर उनमें से चार चार वाले गिनते, वो जब पता ही है सेम आंसर आएगा, क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो? 15 मिनट का काम 15 सेकंड से पहले हो जाएगा आपका। ठीक है, अब एक बात, चलो एक क्वेश्चन आपसे मैं पूछ रहा हूँ, आपने सिक्के को 9 बार उछाला, आपको एग्जैक्टली 2 हेड के बताने हैं, क्या आंसर आएगा बिना ये सब करे? 2 बार उछाला है, दो दो 9 बार उछाला, 2 हेड की प्रोबेबिलिटी बतानी है। 9c2, 9c2 कितना होता है? 36। 36 डिवाइड बाय 512। आगे फर्दर कट रहा होगा काट देना, नहीं कट रहा होगा रहने देना, बस हो गया। 512 में से 36 एलिमेंट ऐसे हैं जो 2 हेड वाले होंगे, होगा सिंपल, बस ये काम है। मतलब पहले पूरा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए, उसके बाद शॉर्टकट हर एक चीज का है कि पेपर में कैसे आप टाइम अपना बचा सकते हो। डन। अब एक क्वेश्चन लिखिए, ये समझ आ गया भी सभी को? अ कॉइन इज टॉस्ड 8 टाइम्स, 8 बार। इसको सुनता कम है कि मैं ही ऐसा बोलता हूँ? तुझे सुन रहा है? सुन गया था? चलो ठीक है। अ कॉइन इज टॉस्ड 8 टाइम्स, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी? पहला पार्ट है 8 बार सिक्के को उछाला है आपने, पहला पार्ट है एट लीस्ट 6 हेड, एट लीस्ट 6 हेड। सेकंड पार्ट है एग्जैक्टली 3 हेड्स, एट लीस्ट 6 हेड्स। पहला पार्ट है कम से कम 6 हेड, दूसरा पार्ट है एग्जैक्टली कितने बोले थे? 3 हेड्स, और लास्ट पार्ट है एटमोस्ट, एटमोस्ट 3 हेड्स। चलिए करिए तीनों पार्ट्स का क्या क्या आंसर होगा, जल्दी करिए। लास्ट एटमोस्ट 3। बिल्कुल जी बिल्कुल, प्लस प्लस, बिल्कुल। कितना आया? फर्स्ट का 37 बाय 256। अब आपने 8 बार सिक्के को उछाला, कितने एलिमेंट टोटल होंगे? 256, ये क्लियर है? अब यहां कहा क्या गया था? कम से कम 6, तो 6 वाले केसेस आएंगे, 7 वाले केसेस आएंगे, और 8 वाले केसेस आएंगे। 6 वाले कितने केसेस होंगे? 8c6, 8c6 इज इक्वल टू 8c2, 8c2 की वैल्यू 28। 28 एलिमेंट तो ये हैं 6 हेड वाले, 7 वाले 8 होंगे, 8c7 इक्वल टू 8c1। 8 एलिमेंट ये हैं, एक एलिमेंट ये होगा, तो ये सारे एलिमेंट आपकी फेवर में है। तो कितने आ गए? 37 डिवाइडेड बाय 256 प्लस प्लस, क्योंकि आप ये देखो ना, 6 हेड वाले 28 मेंबर आ गए, 7 हेड वाले 8 मेंबर आ गए, और 8 हेड वाले 1 मेंबर आया, ये सारे मेंबर हमारी फेवर में। हाँ, पॉसिबिलिटी तो एक ही बनेगी ना इनमें। हाँ जी, क्लियर है ये? चलो सेकंड पार्ट क्या था? क्या? 3 हेड्स, 3 हेड्स वाले केसेस, 8c3 की वैल्यू 56 डिवाइड बाय, ये फर्दर कैंसिल हो रहा है, फर्दर कैंसिल हो रहा है, ये 4 पे हो जाएगा, 4 1 गया, 4 गया, 4 ये जाएगा 6 4 64, और भी जा रहा है ये, 7/32 आएगा। मतलब वो सिंप्लीफाई कर लेना बस, बाकी तो वही है। ठीक है, डन। लास्ट पार्ट क्या था? क्या? एट मोस्ट 3 हेड्स, क्या क्या आएगा? 0 हेड आएगा, 1 हेड आएगा, 2 हेड आएगा, 3 हेड आएगा, बिल्कुल सही है। 8 वाले, ये 8c0 एक एलिमेंट हो गया, 8c1, 8c2, 28, 8c3, ये सारे जोड़ दो आप, 97,
93 डिवाइड बाय, परफेक्ट, क्लियर है। तो ये क्वेश्चन बहुत इजीली आप कर सकते हैं कॉइन वाले। कॉइन्स वाले में चाहे एक बार पूछे, 2 बार पूछे, 3 बार पूछे, 5 बार पूछे, 10 बार पूछे, पेपर में मैक्सिमम 7 टाइम्स आया हुआ है। बट आपको ऐसा ट्रिक बता दिया कि जो भी पूछे, 10 बार भी पूछे, वो भी आप इजीली कर लोगे बिना टाइम वेस्ट कर। ठीक है, मतलब काउंटिंग वगैरह करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली आपका काम हो जाएगा। आपको सीधा पता लग जाएगा कि 9 बार किया, उसमें से 3 वाले मेंबर कितने हैं, 9 बार किया, उसमें से 7 वाले मेंबर कितने हैं, 6 वाले मेंबर कितने हैं, बिना सैंपल स्पेस ड्रॉ करे, बिना उनको कैलकुलेट करे, आप डायरेक्टली बता सकते हैं। तो डाउट है, कंफ्यूजन है, समझ में आ गई बात। टाइप 1 क्लियर हो गया। टाइप 1 में हमने क्या पढ़ा, कॉइन्स के ऊपर क्या क्या चीजें हो सकती हैं पॉसिबल। अब टाइप 2 क्या है, टाइप 2 ना डाइस के ऊपर है। अब डाइस को एक बार फेंकोगे तो सब पता ही है हमें, 2 बार फेंकोगे वो इंपॉर्टेंट है। तो यहां पे है टाइप नंबर 2। टाइप नंबर 2 है क्वेश्चंस ऑन डाइस। अब डाइस के ऊपर क्वेश्चंस क्या बनेंगे, जब डाइस को एक बार फेंका, मतलब इसमें सबसे पहला पार्ट है सिंगल टाइम। सिंगल टाइम में सैंपल स्पेस क्या बनेगा, 1 2 3 4 5 एंड इसमें से जो भी क्वेश्चन पूछेंगे आप बहुत इजीली कर सकते हो। आपसे मैं पूछ ही लेता हूँ, इवन नंबर की प्रोबेबिलिटी 3/6, ऑड की 3/6, प्राइम नंबर की 3/6, ठीक है, डिविजिबल बाय 4 की 1/6, डिविजिबल बाय 5 की, डिविजिबल बाय 2 और 3 की। ये ध्यान से बताना, 2 और 3 का मतलब क्या था, ये कॉन्सेप्ट ना सीक्वेंस सीरीज में किया था, जिसको करे सदियां हो चुकी है। 2 या फिर 3, मतलब इसमें क्या होता है, अगर कोई मेंबर 2 पे डिविजिबल है तो भी हमें कंसीडर कर लेना है, या 3 पे है तो भी ले लेंगे। एक केस था 2 और 3, इसमें सिर्फ वही मेंबर लेंगे जो दोनों पे डिविजिबल होगा। अब यहां पे इसमें कौन कौन आएगा, 2 आ जाएगा, यस, 3 भी आएगा, 4 भी आएगा, बिल्कुल सही है। मतलब चाहे एक ही चीज पे जा रहा है, डिविजिबल है, उसको कंसीडर कर लिया जाएगा। अगर और है, एंड में दोनों पे जाना कंपल्शन है। तो यहाँ कितने एलिमेंट है, 4/6, और यहाँ सिर्फ एक ही आएगा 6, तो इसकी प्रोबेबिलिटी बन जाएगी 1/6। और एंड में डिफरेंस क्लियर है। ये सीक्वेंस सीरीज चैप्टर में एक क्वेश्चन भी किया था कि एक नंबर ढूंढो कितने हैं, कुछ याद आया, कैसा क्वेश्चन था वो, याददाश्त है आपकी। हमने कुछ ऐसा किया था, 1 से 500 तक नंबर बताओ जो 3 या 4 पे डिविजिबल हैं। क्या था उसका करना, बताओ कैसे किया था। हमने क्वेश्चन किया था, ओए सुन लो, बस आवाज नहीं। एक क्वेश्चन किया था कि आपको नंबर ढूंढने हैं 1 से 500 तक जो 3 या 4 पे डिविजिबल है, इसका क्या प्रोसेस था, किया हुआ सब ये, ऐड कर देंगे बस, जो कॉमन है वो माइनस करवाएंगे। यही तो मेन ट्रिक है यहाँ पे। दोनों को ऐड तो कर दिया, बट कुछ डुप्लीकेशन की वजह से बार बार रेपिटेशन हो रही है, वो जो डबल डबल आ रखे हैं उनको माइनस करवा देंगे। ये चीज को मत भूलना। जैसे 12 आ गया, 12 3 पे भी जा रहा है, 4 पे भी जा रहा है, आपने दोनों में काउंट कर लिया, काउंट तो एक ही बार करेंगे ना उसको, तो वो माइनस करने भी पड़ेंगे। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ गया, बहुत है। चलो तुमने तो कहना ही है, मैंने भी अभी पूछ लिया। चलो ठीक है जी, थैंक यू सो मच।